साथ सुमन पाल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस दौरान ही उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए हैं। कार्यक्रम के दौरान ही भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और मंच पर स्थानीय नेताओं और बीजेपी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ही पूरा इलाका जनसमूह से खचाखच भरा नजर आया है। रघुनाथपुर में सीएम योगी की जनसभा और इसके साथ ही आपको बताएं कि भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार अब भरने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि विकास और सुशासन पर सीएम योगी ने बोला है बिहार में सीएम की चुनावी हुंकार है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी यहां पर पुख्ता नजर आने लगी है। रघुनाथपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर अब चुनावी जनसभा देखने को मिली। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि विकास और सुशासन पर भी सीएम योगी बोले हैं और इतना ही नहीं, बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आयोजित एक विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर हिस्सा लिया और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है और विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए हैं। कार्यक्रम के दौरान ही भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। मंच पर स्थानीय नेताओं और बीजेपी पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम के बीच पूरा इलाका जनसमूह से खचाखच भरा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। आपको बताएं कि जनसभा वहां पर देखने को मिली और इसके साथ ही जो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। बिहार के ही रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री आकाश सक्सेना जी, पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र स्वामी जी, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, अजय सिंह जी, अनिता कुशवाहा जी, संगीता यादव जी और भारी संख्या में रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जैसे इस धरती पर आया हूं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लग गई और बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र भगवान भी पुष्पों की वर्षा करके सिवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती
सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। यह आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं
आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली में हाल ही में की गई क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया को लेकर अब आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि यदि क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रयोग असफल रहा, बल्कि इस प्रक्रिया से अत्यंत उपयोगी डेटा प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली के 15 अलग अलग जोन में ही मापन उपकरण लगाए गए थे। क्लाउड सीडिंग के ही बाद इकट्ठे किए गए आंकड़ों से ये पाया गया है कि वायु प्रदूषण के मुख्य कण PM 2.5 और PM 10 के स्तर में ही 6 से 10% की कमी आई है। ये दर्शाता है कि यदि नमी कम भी हो तब भी उचित मात्रा में क्लाउड सीडिंग किए जाने के इस पर ही जमीनी असर देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जानकारी वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है और भविष्य में क्लाउड सीडिंग के प्रयोगों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज जबकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इनकी मात्रा में 6 से 10% के बीच में कमी आई। तो इससे ये हमें पता चला कि कम मॉइस्चर होने के बाद भी अगर हम जिस मात्रा में हमने सीडिंग करी उस मात्रा में करते हैं तो थोड़ा असर जमीन पे भी उसका आता है। ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम और भविष्य में भी इकट्ठा करना चाहेंगे, जिससे कि आगे के सीडिंग एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से फाइन ट्यून कर पाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री से जुड़ी तैयारियों पर कल हुई बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है और उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मंदिर में ही यहां पर ध्वजारोहण करेंगे और यदि संभव हुआ तो परिकोटा में बने कई तरह के अवलोकन भी करेंगे। और मिश्र ने कहा है कि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने ये भी बताया है कि नवंबर महीने में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित अयोध्या यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। निर्माण समिति के अनुसार मंदिर परिसर में सजावट और इसके साथ ही भित्तिया चित्रों को भी सुविधाओं को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है ताकि निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण किए जा सके। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई और यह निर्णय था कि अनुरोध किया जाएगा प्रधानमंत्री जी झंडा जो भगवान पताकारोहण है वो तो करेंगे ही मंदिर का, उसी के साथ यदि सुविधा होगी तो वो परकोटा में भी थोड़ा समय देना चाहे, वहां जो म्यूरल्स लगे हैं उनके बारे में जानकारी करना चाहे।
ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रुचि होगी कि वो जो सप्त मंदिर है, आश्रम ऋषि मुनियों के, वहां पे भी वो जाएंगे। तो इस दृष्टि से सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो प्रमुख लक्ष्य है वह यह है कि वर्ष 2025 में मंदिर हर परिस्थिति में पूर्ण हो जाए। केवल एक दो निर्माण जो बाद के हैं, प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें अब शहीद स्मारक भी जुड़ गया है और शहीद स्मारक में यह अब निर्णय लिया गया है कि जो स्तंभ होगा वह धातु का होगा और उसी के साथ जो अस्थायी मंदिर था उसे भी मेमोरियल के रूप में रखेंगे, जहां पे कि हर समय एक तरीके से प्रतीक समझें आप। आजकल वह सुविधा है कि दिया जैसा एक आकार लेकर के रोशनी होती है, तो उसको बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब आप सब अपने आंखों से देखेंगे तो अच्छा होगा कि मंदिर पूर्ण हो गया है। हम तिथि तय कर रहे हैं, नवंबर माह में दो बार मुझे आना है। तो जो दूसरी बार आऊंगा 22 तारीख को, संभवतः आप लोगों को 23 नवंबर को हम आपके साथ मंदिर में चलेंगे। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर के सील वजूखाने को ढकने और सील पर लगा कपड़ा बदलने को लेकर सभी पक्ष अदालत में पेश होंगे। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में ही जिला जज की अदालत ने इस पर सुनवाई की थी और जिला प्रशासन की ओर से खराब हो चुके कपड़े को बदलने के लिए याचिका दायर की गई थी। अदालत आज इस पर आदेश दे सकती है। तो सीलिंग का कपड़ा बदलेगा, ऐसा जानकारी सामने आई है और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, तो क्या जानकारी अभी तक इसको लेकर अपडेट सामने आई है? सुमन, अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का मामला है, जिसके बाद जो वजू खाना है उसमें जो सील थी, जो सील के ऊपर कपड़ा, सील के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ था वो लगभग खराब हो चुका है और जिसकी जानकारी भी जिलाधिकारी ने दी थी और उसके बाद जो उसकी पुनर्सुनवाई है, जिसके लिए आज की जो डेट थी वो जिला कोर्ट में लगी हुई है। और अगर बात की जाए जो दोनों पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष और जिला अधिकारी, तीनों लोग प्रस्तुत होंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं पिछली जब बात हुई थी, जब कोर्ट में भी जब पेशी की थी, तो उसमें भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि जो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष हैं और जिलाधिकारी की मौजूदगी में ये इस पूरे जो सीलिंग की कार्यवाही है एक बार फिर से की जाए। तो कहीं ना कहीं आज जो बड़ा फैसला है फिर से हो सकता है। और इस पूरे प्रकरण में सुमन, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चीज ये निकल करके आती है कि जिला कोर्ट ने भी पूर्व में इस बात की कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही पूरी प्रोसीडिंग की जाएगी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के पुराने जो मामले रहे उस पर भी सुनवाई की है। तो जिला कोर्ट ने भी पूरे मामले पर कहा है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के तरह से चलेगी और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों और जिलाधिकारी की मौजूदगी में इस पूरे जो सीलिंग की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की जाएगी। सुमन, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताने का वो करें कि किस तरीके से अगर मुस्लिम पक्ष को देखें तो क्या उनकी तरफ से कोई टिप्पणी की जा रही है या इसका विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखिए, अगर सुमन जिस तरीके से बात की है, जब से इस पूरे प्रकरण में जब से सीलिंग की कार्यवाही हुई है
जिलाधिकारी ने पूरे प्रकरण को देखा है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो विवाद है उस पे अंकुश लगाया गया है और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पक्ष भी आपस में एक सामंजस्य की भावना निभाते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से सीलिंग की कार्रवाई हुई थी तब भी उन दोनों पक्षों ने इस बात को माना था कि कहीं ना कहीं कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय सबसे सर्वोपरि है और न्यायालय का जो फैसला होगा वो दोनों ही पक्ष खुले हाथों से उसका स्वागत करेंगे और उसको मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपसी संवाद है दोनों पक्षों का वो कहीं ना कहीं सामने आया है और किसी भी तरीके से किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी विवाद की स्थिति अभी तक सामने नहीं आई है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने भी पूर्व में कहा है और न्यायालय ने भी इस बात से पूरी जानकारी दी है। जी अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के बरौर क्षेत्र में ही वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी कार से भागने की कोशिश में गड्ढे में फंस गया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में ही पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वैगन से आने की सूचना थानाध्यक्ष बरौर को गश्त के दौरान मिली। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बरौर द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई कि कुछ ही देर में अभियुक्त ऋषि वैगन आर के साथ आता दिखाई दिया। अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखकर उसने गाड़ी रोककर उतर कर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षा जवाबी फायरिंग की गई जिसमें ऋषि घायल हो गया। ऋषि को उपचार हेतु तुरंत अस्पताल रवाना किया गया। ऋषि एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके ऊपर पूर्व में ही चोरी, गैंगस्टर जैसे गंभीर संगीन अपराध पंजीकृत है। जालौन के उरई में मौजूद जिला अस्पताल में बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद एक किसान की मौत हो गई है। रामपुरा थाना क्षेत्र के ही जायघा गांव से एक किसान के हाथ का ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन थिएटर में ही इंजेक्शन लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसी टाइम बताया जा रहा है कि उसने दम तोड़ दिया। घटना से अस्पताल में ही अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच के लिए भी सीएमएस ने भी 5 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है, जिसके बाद अब जांच जारी है। गांव में विवाद हुआ जी, मृतक में हो गए कुछ छोटे थे, कुछ डॉक्टर साहब की लापरवाही रही इसमें, उन्होंने सही तरीके से उसको केयर नहीं किया। पहले रामपुरा, रामपुरा के बाद उरई के लिए रेफर किया यहाँ जिला अस्पताल। ओटी में डॉक्टर साहब ले गए, एक इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन के बाद ही ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाए, उसके पहले ही उनकी मृत्यु। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।